आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। शी जिनपिंग, कुछ नहीं होगा यार। हाउस अरेस्ट, ये वो इतनी न्यूज़ हम लोग ने कवर की, मीडिया पगला गया, लगा कुछ होने वाला है। हर कोई तख्ता पलट, हम लोग भी, मैं भी कुछ नहीं, आ गए वापस और बहुत ही धूमधाम से वापस आए हैं, ढोल नगाड़े के साथ वापस आए हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को तैयार है। 2013 में राष्ट्रपति बने थे। जो सबसे बड़ा इवेंट होता है कम्युनिस्ट पार्टी का, नेशनल कांग्रेस, 20th नेशनल कांग्रेस इवेंट होने वाला है और उसमें तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। बात करेंगे, सबके सब बड़े खुश हैं कि मज़ा आएगी, शी जिनपिंग जो है वो वापस आएंगे। सबके सब खुश नहीं है। मान के चलिए एक ना एक दिन तो रेवोल्यूशन आएगा ही आएगा, और ये बहुत जल्द आएगा, क्योंकि शी जिनपिंग से खुश ज़्यादा लोग नहीं हैं। पब्लिक भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बैनर्स और आपने देखा ज़ीरो कोविड पॉलिसी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़े पॉलिटिक्स बाज हैं। ये गजब पॉलिटिक्स इनके रग रग में है। माओ ज़ेडोंग के बाद ये ऐसे लीडर हैं जो तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, यही बनेंगे। चुनाव क्या लड़ेंगे? तो 16 अक्टूबर से नेशनल कांग्रेस का 20th सेशन शुरू होगा और अब यही है कि शी जिनपिंग जो है तीसरी बार जनरल सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है कम्युनिस्ट पार्टी में, तो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट ये लेंगे। और प्रेसिडेंट जो है, अब देखिए मार्च में ही ये राष्ट्रपति बनेंगे 2023 में, 10 साल तभी पूरे हुए ना, तभी बनेंगे। लेकिन अब ये अभी अक्टूबर में ही पता चल जाएगा। हमारे शानदार कोर्सेज आप जरूर अवेल करें दोस्तों। एनसीईआरटी से लेकर यूपीएससी तक बेहतरीन कोर्सेज हमने बनाए हैं, तो ज़रूर अवेल करें, एकदम से भी देर ना करें। अब देखिए इतिहास ज़रा आप देख लेते हैं, हम थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं। यहाँ डेन ज़ाओपिंग की बात हो रही है। इन सबकी, चाइना का इतिहास भी मैंने 20 लेक्चर्स कवर किया, देखिएगा ज़रूर। अभी मैं इसमें बता भी दूंगा। अगर हम जनरल सेक्रेटरीज की बात करें तो डेन ज़ाओपिंग ने बोला था कि बस बहुत हो गया, 2 बार से ज़्यादा, 5 साल का एक राष्ट्रपति का टर्म होता है, 2 बार से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति ना बने। हर जगह यही है, लगभग हर देश में यही है कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, वरना तो बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी ना। मतलब आपकी बपौती है फिर देश, पार्टी आपकी बपौती, असेंबली आपकी बपौती, आप जो चाहोगे वही होगा। तो 2 बार के बाद हट जाओगे तुम, ठीक है। लेकिन शी जिनपिंग 2018 में नियम ही हटा दिया। देखिए अगर चाइना के इतिहास की बात करें तो चाइना आपको पता ही है किंगडम रहा, मिडिल किंगडम था, और शी जिनपिंग चाहते हैं दोबारा मिडिल किंगडम बने। लेकिन गड़बड़ शुरू हुई 1800 में। 1800 से 1900 में द ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड चाइना के लिए। जापान ने मारा चाइना को, बहुत मारा। लगभग हर इंसान चाइना में गरीब। इनके जो चिंग डायनेस्टी थी, जो इनके एम्परर थे पुई, तो वो तो इतने परेशान कि मतलब जो बोलता था वेस्ट, ब्रिटेन, यूरोप और जापान, वही ये करते थे, सब हार गई है और बहुत बुरी हालत। तब जाके 1911 में जिन्हाई रेवोल्यूशन आता है। सन यात सेन एक आइडिया लेके आते हैं कि चाइना को हम बदल के रख देंगे और डेमोक्रेसी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जब चाइना बना 1911 में, मतलब जब क्रांति आई, मोनार्की खत्म हुई, तो सन यात सेन के जो 4 प्रिंसिपल थे, उसमें एक था डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। लेकिन 1921 में बनती है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिज्म 1917 में रशिया में कम्युनिज्म आ गया, रशियन रेवोल्यूशन, सोवियत पहला कम्युनिस्ट देश बन गया। और उसके बाद पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलने लगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी थ्रेट था। और 1921 में चाइना में भी कम्युनिज्म आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, लेकिन ये बहुत ही कमजोर थी, बहुत ज्यादा। सन यात सेन ने अपनी पार्टी बनाई कुओमिंटांग, और देखिए कुओमिंटांग का ही बोलबाला था, उनके चियांग काइशक थे, ठीक है। तो चियांग काइशक ने बोला रूल तो हम ही करेंगे। अब उसके बाद कम्युनिज्म, पहले कम्युनिस्ट और कुओमिंटांग पार्टी दोनों साथ में आ गए कि हमको चाइना, क्योंकि उस समय चाइना बट गया था, वॉर लॉर्ड्स थे, तो इन्होंने हराना शुरू किया कि हमको चाइना को एक करना है, तो सबसे पहले एक करते हैं, फिर देख लेंगे किसको क्या मिलेगा। लेकिन 1927 आते आते कुओमिंटांग पार्टी ने कम्युनिज्म, यानी कि जो कम्युनिस्ट हैं उनकी मदद से हरा तो दिया, चाइना को एक कर दिया, लेकिन फिर कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट है उनको ही मारने लगे ढूंढ ढूंढ के। तो फिर बहुत दूर, लॉन्ग मार्च इसको बोलता है ना, ठीक है, तो नॉर्दर्न पहाड़ियों पे इन्होंने शरण ली कम्युनिस्ट ने। और फिर हम देखते हैं कि 1939 में दोबारा से सिविल वॉर शुरू होता है, 1937 में सेकेंड सिविल वॉर, और 1945 तक, नहीं सॉरी 1945 में सेकेंड सिविल वॉर शुरू होता है चाइना में, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। और यही चियांग काइशक और जो कम्युनिस्ट है माओ ज़ेडोंग, उनमें एक जंग छिड़ती है। अब किसी ने नहीं सोचा था
कि चियांग काई शेक हार जाएंगे, लेकिन वो हार जाते हैं। 1949 में माओ जेडोंग जीत जाते हैं और चाइना में कम्युनिज्म आ जाता है। ये बहुत ही अनयूजुअल फेनोमेना था। अब जब कम्युनिज्म आया तो माओ जेडोंग का तो माओइज्म, उन्होंने तो सीधा बोला ही था कि भाई बंदूक उठाओ, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, जो सत्ता है वो बंदूक की नली से निकलती है, उठाओ बंदूक, मारना शुरू करो सबको, जितने भी अमीर हैं उनसे जमीनें छीन लो। अब माओ जेडोंग बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे यकीनन, लेकिन वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे। अर्थव्यवस्था की उनको एबीसीडी भी नहीं पता थी, कहां से क्या शुरू होता है कुछ नहीं पता। तो उन्होंने पूरे चाइना को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड में खत्म हो गया सब। बोला हम खुद का ही स्टील बनाएंगे। भारत से जो युद्ध हुआ 1962, वो भी तो ध्यान भटकाने के लिए ही हुआ ना भाई। चाइना ने भारत के ऊपर युद्ध क्यों किया? ध्यान भटकाने के लिए। जब जब प्रॉब्लम आती है देश पर, जब जब लोग मरते हैं, तो लोगों के में राष्ट्रवाद या झूठा राष्ट्रवाद आप कह लो, और बहुत ज्यादा ये दिखाने के लिए जो देश है वो युद्ध छेड़ सकते हैं कि देखो हमने तो उसको हरा दिया। 1960 में ही चाइना आज तक का सबसे बड़ा फेमाइन, ग्रेट फेमाइन ऑफ चाइना, जिसमें 2 से 3 करोड़ लोग मर गए थे, 1960 में आया था। लोगों ने जमीन, जो मिट्टी है, पेड़, खाना, एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। आपको पता है इतना भयानक फेमाइन आया था, मैन मेड फेमाइन था वो। अब उसके बाद फिर माओ जेडोंग को हटाया 1964 के दौरान। माओ जेडोंग भैया मैं झुकेगा नहीं, वही हिसाब किताब था, अश्वत्थामा मरेंगे ही नहीं। माओ जेडोंग फिर वापस आ गए और पूरी चाइना को उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे ऊपर जिन्होंने प्रॉब्लम की है वो ये कम्युनिस्ट हैं, ये नई चीजों को लेके आ रहे हैं। और उसके बाद चीजें खराब हो गई, कल्चरल रेवोल्यूशन आया जिसमें कितने लोग मारे गए। फाइनली 1975 आते आते माओ जेडोंग दोबारा पार्टी में, दोबारा राष्ट्रपति बने, माओ जेडोंग खत्म। अब उसके बाद आता है डेंग जियाओपिंग। जब माओ जेडोंग की डेथ हुई तो चाइना एकदम अधर में था, चाइना का कोई भविष्य था ही नहीं, चाइना वॉज डूम्ड। लेकिन ये बंदा जो था डेंग जियाओपिंग, इसने बदल दिया खेल, इसने पूरा गेम बदल दिया। डेंग जियाओपिंग एक बहुत ही विजनरी इंसान, 1975 के बाद जब ये आए 1989 तक ये राष्ट्रपति रहे, लेकिन डेंग जियाओपिंग ने सब बदल के रख दिया। इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया, इन्होंने सारे साइंटिस्टों को बुलाया चाइना में, इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना, आज जो चाइना है वो डेंग जियाओपिंग की वजह से है, माओ जेडोंग की वजह से नहीं है। तो डेंग जियाओपिंग ने सबको बुलाया, सारे साइंटिस्ट, 400 से ज्यादा उस समय साइंटिस्ट चाइना के बाहर काम करते थे, वहां बुलाया। अमेरिकन से इन्होंने दोस्ती बढ़ाई, उनकी टेक्नोलॉजी ली, घर उस समय नहीं थे चाइना के पास, घर दिए सबको, तो पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी राष्ट्रपति जो है वो नहीं रहेगा चाइना में, 2 टर्म जो है वो मैक्स है। अब उसके बाद जो फिर जियानमिन आए, हु जिनताओ आए, उन सब ने यही मानी कि ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। लेकिन जब शी जिनपिंग आए 2013 में, उन्होंने ऐसी की तैसी हटाया सब। जियांग जेमिन जो है और हु जिनताओ ने ये बात मानी कि हाँ दो, अब देखो हु जिनताओ की बिल्कुल नहीं बनती है शी जिनपिंग से। अभी जो तख्ता पलट की खबरें आ रही थी, हु जिनताओ का नाम था। देखिए कुर्सी है ना, कुर्सी के लिए तो मॉडर्न हो जाते हैं, तो ये हिसाब किताब था। तो अब शी जिनपिंग ने यही नियम को बदल के रख दिया। अब शी जिनपिंग क्या चाहेंगे? सबसे पहले 2 चीजें हैं। गौतम बम्बावले ने लिखा है, ये बम्बावले आपको पता ही है कि वो पाकिस्तान, चाइना, यहाँ के हाई कमिश्नर थे, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है। तो सबसे पहले तो चाइना की इकोनॉमी को रिफॉर्म करना है, 6% से घटा के 3.2% कर दिया ना IMF ने फोरकास्ट 2022 में जो ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी चाइना ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले तो चाइना की इकोनॉमी को रिफॉर्म करना, और ये फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चाइना का मॉडल बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी है चाइना की, बहुत वहां पे आपको स्किल्ड लेबर मिलेंगे। हमारे स्किल्ड लेबर नहीं है, हम स्किल्ड समझते हो, जैसे अगर प्लम्बर है प्लम्बिंग का ही काम करेगा, लेकिन हमारे ऐसा अगर प्लम्बर के पास काम नहीं है तो कुछ भी कर लेगा। तो वहां पे स्किल्ड लेबर मिलेंगे और बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे। और चाइना की यही, भले ही एप्पल क्या है, एप्पल कंपनी तो है, लेकिन अपना सामान कहां बनाता है? ताइवान में, चाइना में, फैक्ट्री सबने चाइना में खोल रखी है ना, सस्ता है वहां पे, कंपनियां आसानी से खोल सकते हैं। भारत में बड़ी दिक्कत है, सरकार समझती ही नहीं है ये बात। स्टार्टअप्स को सरकार को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, सब हटाओ, नहीं समझ में आ रहा है और इसीलिए हम पीछे हैं। आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि स्टार्टअप ही नहीं हमारे यहां। आप बोलेंगे सर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए, जो मैं खुद एक स्टार्टअप चला रहा हूं, बहुत दिक्कतें आती हैं। सरकार को प्रमोट करना चाहिए था कि हर एक स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बन जाए, फिर देखिए देश ही बदल जाएगा। डेंग जियाओपिंग ने यही किया, आपको पता है, उन्होंने जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो रियल एस्टेट सेक्टर था और जो स्टार्टअप थे, जो नई नई कंपनीज, बोला कि आज इजराइल में भी तो यही किया है
छोटा सा देश इजराइल पूरी दुनिया को इन्वाइट करके हमारे यहाँ कंपनी बना लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज है। तो सबसे पहले तो चाइना की इकोनॉमी को रिफॉर्म करना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये चीज है। लेकिन इसके लिए देखिए शी जिनपिंग को पता है कि इतनी जल्दी काम कंप्लीट नहीं होगा, टाइम लगेगा। दूसरा, चाइना की आर्मी को सबसे बड़ा बनाना जिसमें 2050 तक का समय लग सकता है, तो यहां तक 2050, तो इसके लिए शी जिनपिंग को पता है कि मुझे 2 टर्म कम से कम और लगेंगे, या भी 2 टर्म के लिए रहेंगे। अगर सब कुछ सही चला, जो कि नहीं चलेगा, और अगर ये टर्म इनका ठीक ठाक बीत जाता है तो चौथे टर्म में भी यही आएंगे, आप मान के चलिए। ये 20-25 साल तक नहीं जाने वाले, क्योंकि जो इनके एम्बिशंस हैं उसमें लगने वाला है वक्त, ठीक है। तो ये चीज है। अब चाइना को पता ही है कि भैया चाइना ने कमाल का काम किया है, नो डाउट। शी जिनपिंग को आप धर के गरिया लीजिए, लेकिन भैया शी जिनपिंग ने तगड़ा काम किया है, इसीलिए तो उनको हटाया नहीं, और अभी भी हटाया नहीं जा रहा है चाइना को भाई, क्योंकि उनको भी एक एग्रेसिव लीडर की जरूरत है। अब भाई मोबाइल सेक्टर हो गया, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, और अगर आप इन्वेस्टमेंट की भी बात करो, चाइना ने लगभग हर देश में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और हर देश का कोई ना कोई एसेट चाइना के पास है। सबका नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो छोटे देश है, पाकिस्तान बिक गया है, श्रीलंका देख लो, चाइना ही जिम्मेदार था उसका, नेपाल की हालत देख लो, तो ये आप देख सकते हो अभी इस समय सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, ठीक है। तो ये चीज है, और ये बता रहे हैं कि अमेरिका को हटा के चाइना भारत से कंपेयर नहीं करता अपने आप को। चाइना बोलता हम भारत से कंपैरिजन ही नहीं करता, हम तो अमेरिका से कंपैरिजन करते, ये हिसाब किताब है। लेकिन वही चीज है कि इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी उतनी तेजी से स्लो, अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है चाइना के, बहुत ज्यादा। चाइना में भयानक मंदी आई हुई है, ये बात, क्योंकि चाइना एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी तो है नहीं। उसके बाद फिर चाइना जो है उनको ये भी दिखाना है ना कि हम हेजीमोनी के मामले में एशिया में सबसे बड़े हैं। अब एशिया में चाइना अपने आप को सबसे बड़ा दिखाता है, अमेरिका चाह रहा है कि एशिया पे उसकी पैठ बने, इसीलिए इसको भारत की जरूरत है। लेकिन अमेरिका के आप भरोसा ही नहीं कर सकते आप अमेरिका के ऊपर, बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। तो इसीलिए आप अमेरिका के ऊपर भरोसा तो कर नहीं सकते। तो वही चीज है। अब चाइना की परफॉर्मेंस जो है, हालांकि ये ठीक है, लेकिन हाँ वही है कि पूरा जो काम है, जब मैं जाऊं तो मैं चाइना को बहुत बड़ा देख सकूं। तो आप देख सकते हो कि गरीबी के लिए इन्होंने गरीबी को खत्म करने की घोषणा की, फिर सरकार ने $230 बिलियन के करीब खर्च किए। फिर ये सब तो पता ही है, 2018 में ये सीमा खत्म कर दी और 2013 में ये राष्ट्रपति बने। 66% बड़े शहरी लोगों की आय जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। हाउसिंग इन्होंने दी, संपन्नता, वही बता रहा हूं ना कि ऐसा देखिए, कोई लीडर अगर अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक उसको पसंद नहीं करेगी, पब्लिक उखाड़ फेंकेगी। लेकिन शी जिनपिंग ने काम किया है, तगड़ा काम किया है ना, और इसीलिए चाइना वाले खुश भी हैं, ये चीज है। अब उसके बाद वही है कि डेन जियाओपिंग ने जहां से देखिए, डेन अप्रोच डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी था, इनका सेंट्रलाइजेशन है, आपको पता है। डेन जियाओपिंग ने बोला कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो बहुत जबरदस्त काम करेगी, 5 ईयर प्लान वो लेके आए, डिसेंट्रलाइज करो। लेकिन ये रीसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है। प्लानिंग कमीशन बनाया, बीजिंग जो है दे अलाउ इंडिविजुअल फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज कि आप क्या कर सकते हो वो आपके हाथों में, तभी चाइना आगे बढ़ा। आप मेरे जैसे मैं हूं, है ना, अगर सरकार ने बोला जा सिद्धांत, जा जी ले अपनी जिंदगी, तू जो करना चाहता है कर, तेरे पास दिमाग है तू कर ले, तबाही मचा दूंगा मैं, आपको पता है। यही शी जिनपिंग डेन जियाओपिंग ने किया। लेकिन शी जिनपिंग का थोड़ा सा गड़बड़ है। आपको बता दो कि जब डेन जियाओपिंग थे तो हर साल 10% एवरेज ग्रोथ हुई थी चाइना की, 10% जीडीपी बढ़ी थी, और चाइना उसी समय बहुत बड़ा। लेकिन शी जिनपिंग बोला ना, सबको सेंट्रलाइज करो, ऐसे बिखराओ नहीं, सबको एक में लेके आओ, पावर सेंटर में ही होऊंगा मैं, यहां से डिसीजन लूंगा, तुम इंप्लीमेंट करो। यानी कि ये माओ जेडोंग प्लस डेन जियाओपिंग, ज्यादा माओ जेडोंग वाला इनके कैरेक्टरिस्टिक अभी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए लोगों का दिमाग खराब है, क्योंकि माओ जेडोंग के समय चाइना बर्बाद हो चुका था। चाइना जो है वहां पे लोग गली गली में खून बहता था, चाइना के लोग परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो। तो अभी अगर आप देखते हो चाइना जो अभी है, दैट इज फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, द राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जैसे जैक मा एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैक मा ने खुल के आलोचना की थी, गायब, डिसअपीयर हो गए। इसका मतलब चाइना बहुत डेंजरस हो गया है। ये शी जिनपिंग डेन जियाओपिंग हु जिनताओ के समय में नहीं था, लेकिन अब ये सब हो गया है। इसका मतलब इतना आसान शी जिनपिंग के लिए ये टर्म नहीं रहने वाला है। अगर वो राष्ट्रपति भी बन गए, उन्होंने एक एक को जेल में डाला है, आपको पता है। उन्होंने करप्शन के नाम पे जो भी उनके खिलाफ बोलता था, चलो बेटा जेल में, जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये हिसाब किताब है, ठीक है। और चाइना उतना भी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितना तेजी से ग्रो करना चाहिए। 3.2% पे आ गया और अभी ये और घटेगा, अभी और घटेगा। अब जैक मा को आपको पता ही है भैया, अली बाबा
गजब की स्टोरी है इनकी। तो आलोचना की 8 महीने तक दिखे ही नहीं, दिखे ही नहीं। फिर जाके जो है ये पब्लिक में आया, मारा पीटा गया होगा। चाइना किसी को कुछ समझता थोड़ी ना है। तुमने कुछ बोला गायब हो जाओगे रातों रात, मारेंगे पीटेंगे, हड्डी तोड़ देंगे, टॉर्चर करेंगे, फिर कैमरे के सामने आके खड़ा कर देंगे, हाँ बोलो बेटा जो हमने बोला था, नहीं बोलोगे तो फिर वही सेम चीज। तो वही है। तो अब शी जिनपिंग ने किस तरीके से कंट्रोल, लीडर है सीसीपी के, कोई वही नहीं, सब जितने भी पोटेंशियल राइवल है खत्म कर दिए, जैसे हिटलर करता था। आपको क्या लगता है? देखिए इंसान अच्छा ही होता है, याद रखिए फंडामेंटली इंसान अच्छा ही है, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन आज भी लोग मदद करते हैं, करेंगे मदद, क्योंकि इंसानियत है सब में। इंसान है तो इंसानियत होगी ही होगी, आत्मीयता है। हिटलर के समय में भी बहुत सारे ऐसे जर्मन्स थे कि बोले पागल हो गया ये, लेकिन जिस दिन हिटलर को ये पता चलता था कि मेरे खिलाफ विद्रोह होने वाला है, उसी दिन ही वो खत्म कर देता था उस इंसान को। यही शी जिनपिंग ने किया। जितने भी राइवल्स थे सबको जेल में डाल दिया। आपको पता है, एंटी करप्शन के नाम पे उठा के सबको जेल में डाल दिया, एलिमिनेट कर दिया। बोझिलाई बहुत बड़े इनके राइवल थे, और बहुत सारे दे हैव बीन रिमूव्ड मेथोडिकली कि ना इधर आओ। आर्मी को भी इन्होंने लालच दिया। होगा, मैं बता रहा हूं ना, इनके पापों का घड़ा तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी ये है। तो यही चीज है कि जो लोग अपने ही लोगों को पावरफुल पोजीशन में बैठा दिया, लेकिन वही चीज है कि ये लोग भी अभी प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, अब आपको बता दो हाउस अरेस्ट की खबरें आई थी, लेकिन ये मैंने लेक्चर किया था। ठीक है, बहुत ये उस समय तो सबका खुश हो गया, हम भी खुश हो गए थे। इस तरीके के लोग भी बहुत ज्यादा खुश नहीं। इस तरीके के बैनर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बैनर लगा दिया था भैया, ब्रिज पे बैनर लगा दिया कि देख लो लोग शी जिनपिंग के अगेंस्ट, लोग हैं अगेंस्ट, लोग शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, मेजॉरिटी, क्योंकि उनकी पॉलिसी ऐसी रही है कि कोई पीसीआर नहीं, कोई वाटर नहीं, कोई खाना नहीं, और हम ऐसे ही मर रहे हैं शी जिनपिंग की वजह से। तो इस तरीके की प्रोटेस्ट जो है हमको शी जिनपिंग के खिलाफ देखने को मिले, लेकिन वो लोगों को भी कुछ नहीं समझते, लोगों को भी मारते हैं। वो बैंक में पैसा निकालने जाओगे, उनके रेड गार्ड्स मार मार के हड्डी तोड़ देंगे कि निकलो बाहर, कुछ नहीं, पैसा ऐसा निकालना है। तो लोग भी क्या करें? अब लोगों का वही है कि रेवोल्यूशन लेके आओ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाइना के इतिहास को दोबारा लाना चाहते हैं। अब ये बोलते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री, और हम जैसे पहले मिडिल किंगडम थे ना, आज भी हम मिडिल किंगडम बनेंगे। जैसे टर्की का ड्रीम है ऑटोमन एम्पायर, रशिया का ड्रीम है रशियन एम्पायर, वैसे चाइना का ड्रीम है कि हम जो पहले थे। अब ऐसे ही भारत का ड्रीम अखंड भारत। लेकिन हम सबको ये रियलाइज करना होगा कि जो था वो था, है ना। या तो बिस्मार्क जैसे आपका लीडरशिप स्किल हो कि पूरी जर्मनी को ही यूनाइट कर दो, लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब जमाना बहुत अलग हो गया है, बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने अब टेक ओवर किया है, तो ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो वही चीज है। ताइवान को बोलेंगे, अब देखिए थर्ड टर्म में डेफिनेटली ताइवान के लिए कुछ करेंगे ही है, लेकिन इसकी देखिए अभी शी जिनपिंग थे और इस समय के बाद बहुत अच्छा मौका था। नैन्सी पेलोसी आई, ताइवान आके चली गई, कुछ कर पाया चाइना? कुछ नहीं कर पाया। हाँ बस तालियां बजाता रहा, बहुत बढ़िया हम करेंगे, आ रहे हैं, घेर लिया, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पता है कुछ नहीं होने वाला। भारत के लिए क्या होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए क्या होने वाला है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग के समय इंडिया से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। और सबसे जो गलवान घाटी और पंगोंग सो, बाकी अरे यार नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, तो ये सब जो है वो ये शी जिनपिंग के समय में ही हुआ। तो भारत के लिए तो बहुत अच्छा नहीं है। अब देखिए इंटरेस्ट तो ये दोनों नेशन एक दूसरे के साथ काम करेंगे, और ये अच्छा भी है दोनों के लिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट तो अभी तो हैं ही है फिलहाल, बहुत सारी चीज़ों पे आत्मनिर्भर। हालांकि बहुत चीज़ों में हम चाइना से हट भी रहे हैं, लेकिन दोस्तों चाइना और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होने वाले, ये बात आप मान के चलिए। दिक्कतें होगी, इंडिया और चाइना की टेंशंस दे विल इंक्रीज, देयर इज नो डाउट। आप ये देख लीजिएगा आने वाले समय में बढ़ेंगी प्रॉब्लम्स, वो दिख गया है। इतना हेवी डिप्लॉयमेंट आर्मी का हुआ है और अभी भी लद्दाख में पूर्णतः सोल्यूशन नहीं निकला है। ठीक है, तो मुश्किल तो रहने ही वाला है, लेकिन अब जो है सो है। चाइना में एक नया अध्याय फिर से शुरू होने वाला है। शी जिनपिंग जो है वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। थैंक यू सो मच।